एक और वीडियो लेकर आ गए और ये वीडियो वर्ग दसम का है और ये दसम का वीडियो ये हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं व्याख्या तो आप उसे पढ़ लीजिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाकर डाला हुआ उसे भी देख लीजिए और उसका वो जो दोनों बनाकर डाला हुआ उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा और देखने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये पार्ट 2 शीर्षक जिसका नाम है 20 के दांत और ये कहानी विधा है। याद रखिएगा पूछेगा 20 के दांत आपकी किताब की कौन सी विधा है? कहानी विधा। लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। मतलब पूछेगा 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इसके बाद कह रहा है इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ पटना के बद्दर घाट में और ये जन्म भोजपुरी भाषा में हुए थे। मतलब इनके पिताजी भोजपुरी भाषी थे। इनका जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। कहाँ? पटना के बद्रघाट में। किस भाषा में? भोजपुरी भाषा में। अब यहाँ मैंने लिखा है ज्येष्ठ पुत्र। ये मैंने इस ज्येष्ठ कहते हैं बड़ा पुत्र को, सबसे बड़ा बेटा को ज्येष्ठ कहते हैं और सबसे छोटा को कहते हैं कनिष्ठ पुत्र। तो ये जो नलिन विलोचन शर्मा हैं ये अपने पिताजी का सबसे बड़ा पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपकी किताब में दिया हुआ था इसीलिए मैंने लिख दिया। इनके पिताजी का नाम है पंडित महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा। इसके बाद इनके माताजी का नाम है रत्नावती शर्मा। आप याद रखिएगा पूछता है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है? राम अवतार शर्मा और ये माताजी का नाम रत्नावती शर्मा। इसके बारे में यह भी लिखा गया 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे। मृत्यु उपरांत भी इस पद पर बने रहे। मतलब आपसे पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन हुए थे? नलिन विलोचन शर्मा। कब? 1959 ईस्वी में। और इनका निधन जब हो गया था, मृत्यु हो जाने के बाद भी इस पद पर ये थे, मतलब इनका नाम था। और इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। निधन कब? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इनकी रचना जो मैंने एग्जाम में पूछता है वो लिख चुका है। रचना में जैसे दृष्टिकोण, मानदंड, प्रेमचंद आदि इनकी रचना है जो एग्जाम में पूछता है। अब कह रहा है यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से ली गई। पूछेगा कि 20 के दांत कहानी कहाँ से लिखा गया, तो आप लिखिएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से ली गया है 20 के दांत। ठीक है। और इसको लिखे कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। और यह कौन सी विधा है? कहानी विधा है। अब कह रहा है इस कहानी में सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव को दर्शाया गया है। मतलब इस कहानी में समाज में क्या भेदभाव होता है, कैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग मतलब पुत्र और पुत्रिया में क्या भेदभाव माता पिताजी के द्वारा देखा जाता है उसको दर्शाया गया है। हमने यहाँ तक जो बात लिखा, अब देखिए ये हमने टॉपिक बनाकर लिखा है और ये सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक से फिर मैंने अब नंबरिंग करके लिखा है और उसमें देखिए क्या क्या है। आपको ये पता भी होगा फिर भी आप इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर आप भूल जाइएगा। कह रहा है कि सेन साहब कौन थे? तो धनी परिवार के व्यक्ति थे। सेन साहब के परिवार में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इनके परिवार में 8 थे। कौन कौन? एक सेन साहब, एक सेन साहिबा, एक इनका पुत्र और 5 पुत्रियां। मतलब 5 और 3 8 हो गए। और कह रहा है कि सेन साहब की पुत्रियां थी कितनी? 5 पुत्रियां थी। सेन साहब का इकलौता पुत्र कौन था? कासू। कासू था जिसे खोखा भी कहा गया है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि ज्यादा लाड़ दुलार में कौन पलता था? तो ज्यादा लाड़ दुलार में कासू पलता था। ये कासू के पिताजी इकलौता होने के कारण काफी लाड़ दुलार करते थे। कौन? सेन साहब। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ये बंगला भाषा का है। खोखा कहते हैं पुत्र को और खोखी कहते हैं पुत्री को, बंगाल में। याद रखिएगा। कह रहा है कहानी में खोखा किसे कहा गया? कहानी में खोखा कासू को कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब के घर किरानी का काम कौन करता था? गिरधर लाल। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ क्लर्क मतलब किरानी का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 9 है सेन साहब के कार का क्या नाम था? सेन साहब के कार का नाम था स्ट्रीमलिंड। अब कह रहा है सेन साहब के कार का रंग कैसा था? काली। स्ट्रीमलिंड का रंग कैसा? काली रंग था। सेन साहब के कार का कीमत कितना था? 7500 रुपये, मतलब 7500 रुपये। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सेन साहब के 5 पुत्रियां का क्या नाम था? तो सेन साहब के 5 पुत्रियां का नाम था सीमा, आलो, रजनी, शेफाली, आरती। ये 5 पुत्रियां का नाम था इनका। इसके बाद कह रहा है गिरधर का पुत्र कौन था? तो गिरधर का पुत्र था मदन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है अभी।
अब कह रहा है कौन जीवन के नियमों का अपवाद तथा घर के नियमों का अपवाद था। यह क्वेश्चन भी आई है। कासू जीवन के नियम तथा घर के नियमों का अपवाद था। अब कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र कासू को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र कासू को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। कह रहा है कि कहानी में कासू की आयु कितनी बताई गई है। तो कहानी में कासू की आयु 5 साल बताई गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मदन की आयु कहानी में कितनी बताई गई है। तो मदन की आयु कहानी में 5 से 6 साल बताई गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सोफर कौन था। तो सोफर था सेन साहब का ड्राइवर, मतलब स्ट्रीमल इंड कार का ड्राइवर, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है छोटे, बार बार सोफर की ओर कौन झपट रहा था। तो बार बार सोफर की ओर मदन झपट रहा था। क्यों झपट रहा था। जब वो गाड़ी से छूने को मना किया था तो बार बार झपट रहा था कौन, मदन। किसके पास, सोफर के पास। किसके और कौन से घुटने से खून निकल रहा था। तो मदन के घुटने से खून निकल रहा था, बाएं घुटने से। इसके बाद कह रहा है ड्राइवर ने किसे धक्का दे दिया। तो ड्राइवर ने मदन को धक्का दिया था। इसके बाद कह रहा है किसकी गाड़ी का पिछला बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। तो सेन साहब के मित्र का। इसके बाद कह रहा है किसकी गाड़ी सकुशल थी। तो मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, मतलब कुछ नहीं हुआ था। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, किसने गिरधर से कहा कि आजकल मदन बहुत शोक हो गया है। सेन साहब ने गिरधर से कहा था कि आजकल मदन बहुत शोक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। किसने कहा और किसके लिए। तो ये सेन साहब ने कहा था, मदन से कहा था, ये मदन को कहा था। मदन उल्टी यहाँ पे लिखा गया छोटे। सेन साहब ने गिरधर से मदन को कहा था, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। यह किसने कहा और किसे। तो ये मिसेज सेन ने मदन को कहा, और वो तब कहा जब मदन को गलती किए जाने पर वो रात्रि के समय उसे गिरधर पीट रहा था तो उसकी आवाज़ें सुन रही थी, और मिसेज सेन यही कह रही थी कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। या किसने कहा और किसने कहा, किससे कहा। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कौन पड़ोसियों के आवारागर छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। तो मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। कह रहा इस कहानी में महल वाला कहकर किसे संबोधित किया गया है। तो महल वाला कहकर सेन साहब को संबोधित किया गया है। इसके बाद कह रहा है इस कहानी में झोपड़ी वाला कहकर किसे संबोधित किया गया है। तो गिरधर को झोपड़ी वाला कहकर संबोधित किया गया है। इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 30, अक्सर महल वाले और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जीत किसकी होती है। तो अक्सर महल वाले और झोपड़ी वालों की लड़ाई में जीत महल वालों की ही होती है। इसके बाद कह रहा है बच्चों का लीडर कौन था। तो बच्चों का लीडर था मदन घर कब पहुंचा था, 8-9 बजे के बाद। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आहिस्ता आहिस्ता घर में कौन घुसा। मदन आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। कह रहा है किसके लिए मार खाना मामूली बात है। मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि मदन घर में सबसे पहले कहाँ घुसा। रसोई घर में घुसा था। घर के अंधेरे में मदन का पैर किससे टकराया, लोटे से। इसके बाद कह रहा रोज पीटने के बजाय मदन को गले किसने लगा लिया, गिरधर ने। गिरधर अपने पुत्र मदन को गलती किए जाने पर प्रतिदिन पीटता था, लेकिन इस बार उसने गले से लगा लिया। कह रहा है कासू के 2 दांत किसने तोड़ दिया, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि शाबाश बेटा किसने और किसके लिए कहा। तो गिरधर ने अपने पुत्र मदन के लिए कहा था। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। यह किसने कहा और किसे। तो यह मदन ने कहा कासू को। अब क्वेश्चन नंबर 41 है जो कहता है कि मदन और कासू में विवाद किस कारण था। तो लट्टू नचाने के लिए था। अब इसके बाद कहता है किसके लिए घर पर बड़े, यहाँ लिखा गया थोड़ा सा मिस्टेक है, बढ़ई होना चाहिए था, बढ़ई। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बढ़ई कर लीजिएगा, बड़े नहीं होगा, बढ़ई।
किसके लिए घर पर बढ़ई मिस्त्री को बुलाया जाता था? तो कासू के लिए घर पर बढ़ई मिस्त्री को बुलाया जाता था ताकि इसे इंजीनियरिंग की शिक्षा अभी से ही दी जाए। कह रहा है किसकी गाड़ी की टायर पंचर हुई थी? तो मिस्टर सिंह की गाड़ी की टायर पंचर हुई थी। बड़ा शरारती हो गया है कासू, किसने कहा? सेन साहब ने कहा था कि बड़ा शरारती हो गया है कासू। और क्वेश्चन नंबर 45 है, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, किसने कहा? तो यह सेन साहब ने कहा था कि आजकल की पढ़ाई लिखाई क्या है? फिजूल है। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर का सब्जेक्टिव भी हो गया और ऑब्जेक्टिव भी हो गया, प्लस में व्याख्या हो गया। आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक तीनों मिल जाएंगे, आप तीनों देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी फिर अगले क्लास में होंगे।